अब देखिए इंडिया के दूसरे पोर्शन पे हम लोग आ रहे हैं। जैसे हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा हिमालय पर्वत श्रृंखला, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में जैसे हम लोग ने देखा कि हिमालय और महान हिमालय और उसके ट्रांस हिमालय दोनों मिल करके उत्तर भारत के जितने भी आपके रीजन हैं, भारत का जम्मू कश्मीर, लद्दाख का क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तरांचल है, फिर आपके सिक्किम है और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर स्टेट सारे जितने हैं, उन सभी में क्योंकि एक तरह से हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार होता है। और उसके अलावा ट्रांस हिमालय की जब हम बात करते हैं तो हम लोग पूरी तिब्बत में देखते हैं कि ढेर सारे पर्वत हम लोग ने पढ़े। और उसके अलावा जैसे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इन सभी में पर्वत जो है आपके अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। इन पर्वतों से अब खास तौर से ग्रेटर हिमालय से, क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा है, औसतन ऊंचाई चोटियों की कितनी है, ये है अप्रोक्सीमेट 6000 मीटर। तो 6000 मीटर मतलब 6 किलोमीटर जो है आपके ऊंची ऊंची चोटियां हैं, और 6 किलोमीटर ऊंची चोटियां जो है आपके जो होती हैं, जिसकी वजह से जो है जितनी ज्यादा आप हाइट पे जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है। तो टेम्परेचर जो है एक तरह से आप देखते हैं कि इन चोटियों के ऊपरी भागों में सदैव 12 महीने जो है वो आपके 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है, जिसकी वजह से इन सभी चोटियों पर वर्ष भर हिम जमी होती है। तो वर्ष भर हिम जो है आपके आइस कवर्ड रहते हैं, ये जितनी पीक्स होती हैं, और हिम के पिघलने से ही नदियों का विकास होता है। इसलिए महान हिमालय, ग्रेटर हिमालयास से की जितनी भी पीक्स हैं, उनसे जो है आपके एक तरह से जितनी भी जो है आपके नदियां जो निकल रही हैं इन पीक से, तो उन सभी नदियों में जो है आपके ढेर सारा पानी रहता है, साल भर पानी रहता है। इसीलिए इनको संवाहिनी नदियां कहा जाता है, पेरिनियल रिवर्स कहा जाता है। ये क्या, ये सब पेरिनियल रिवर्स होती हैं जो कि आपके इस तरह से दिखाई पड़ती। तो पेरिनियल रिवर्स इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि वर्ष के किसी भी महीने में, चाहे वो आपके शुष्क माह हो, उसमें पानी जो है सूखता नहीं है कभी, और जो है पर्याप्त पानी रहता है जितनी आवश्यकता होती है। तो उत्तर भारत की सभी नदियां लगभग पेरिनियल्स हैं। और जो आपके नदियां हैं, नदियां जब ऊपरी भाग से निकल करके निचले भाग में आती हैं, तो ऊपरी भाग से लाए गए कंकड़ पत्थर, जो तोड़े गए कंकड़ पत्थर होते हैं, उनको नीचे ला करके जमा करती है, डिपोजिशन करती है। तो जिसकी वजह से आपके एक तरह से मैदानों का विकास होता है, मैदान बनते हैं। तो प्लेन रीजन जो बनता है वो आपके एक तरह से इसी मैदान की वजह से ही बनता है। तो अगर हम देखें तो जो भारत का हिमालय का क्षेत्र है, हिमालय के दक्षिण में अगर हम देखेंगे, ये पूरा जो है आपके मैदानी क्षेत्र का विकास होता है। यहाँ पे ये पूरा मैदान बनता है, ये पूरा जो है आपके गंगा, सतलज और उसकी नदियों के कारण बना हुआ पूरा मैदान है ये, क्योंकि ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्र से आपकी नदियां निकलती हैं और नदियां निकल करके इधर बहती हैं। तो ये जिसकी वजह से ये पूरे क्षेत्र में आपके मैदानों का विकास होता है। अब मैदान बनेगा कैसे, ये भी आपको देखना है। मैदान कैसे बनता है, जब नदी जो है ऊपरी भागों से निकल करके निचले मैदानी क्षेत्र में आती है और बहती है, तो ऊपरी भाग से आने वाली जो नदी है ये क्या करती है, गहरी गहरी घाटी बना लेती है, तोड़ लेती है यहां से कंकड़ पत्थरों को। अब गहरी गहरी घाटी बनाती है, यहाँ पे घाटी की गहराई बहुत ज्यादा होती है, यहाँ के कंकड़ पत्थर टूट जाते हैं, और यही कंकड़ पत्थर जैसे जैसे नदी मैदानी क्षेत्र में जाती है, इसकी जो गहराई है, ढाल है, ये कम होती चली जाती है, अच्छी चली नदी होती चली जाती है। तो ऊपर से लाए गए कंकड़ पत्थरों का जमाव करेगी निचले भाग में, यहाँ पर डिपोजिशन होता है। और जब नदी बहती है तो इसके आसपास के क्षेत्र में कंकड़ पत्थरों का ढेर सारा जमाव होता है। फिर नदियों में अक्सर क्योंकि निम्नवर्ती भाग है, ऊपर थोड़ा सा भी वर्षा ज्यादा हुई, नीचे क्योंकि घाटी कम गहरी है, तो कम गहरी होने से पानी ज्यादा आएगा नहीं, जैसे ही पानी बढ़ता है वैसे ही पानी नीचे फैल जाता है। तो निचले भागों में क्या होता है, आपके बाढ़ आती है, इसी को हम लोग फ्लडिंग कहते हैं। बाढ़ आ गई, बाढ़ आने से नदी फैल जाती है, अधिक क्षेत्र में बहने लगती है। तो लगभग हर वर्ष यही होता है कि निम्नवर्ती भागों में जैसे ही ऊपरी भाग में वर्षा ज्यादा होगी, वर्षा ज्यादा होने से ऊपरी भाग में जो है जल भरता है, और ऊपरी भाग का जल रुकता नहीं है, वहां बाढ़ नहीं आएगी ऊपरी भागों में। वजह ये होती है क्योंकि तीव्र ढाल होती है, तीव्र ढाल होने से पानी बहुत तेजी से बह जाता है, निचले भागों में आकर के ये अक्यूमुलेट हो जाता है
और इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से आपके बाढ़ जैसी स्थिति विद्यमान होती है। अब जब बाढ़ का पानी वापस जाता है तो ये एक परत को, छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों को छोड़ करके चला जाता है। इसका मतलब एक लेयर जम गई, तो ये कण की एक लेयर जम गई। फिर अगले साल बाढ़ आएगी, फिर अधिक क्षेत्र में चला जाएगा, फिर वापस चला जाएगा। इस तरह से हर साल आसपास के पूरे रीजन में क्या होता है, आपके पूरा रीजन जो है आपके इसी कंकड़ पत्थरों के जमाव से बन जाता है। और यही जो है आपके मैदानी क्षेत्र होते हैं, जो कि बहुत उपजाऊ होते हैं। उपजाऊ क्यों होते हैं? क्योंकि जितने आपके खनिज और आपके एक तरह से धातु होते हैं, ये सब क्या है, ऊपरी भाग से टूटते हैं और टूट करके निचले भागों में आते हैं और वही आकर के जमा होते हैं। तो इसलिए ये मृदा बहुत ही उपजाऊ होती है, उर्वरक होती है, फर्टाइल होती है, जिसकी वजह से सघन कृषि होती है निचले भाग में। तो नदियों का जो ऊपरी भाग है, किसी भी नदी का 3 भाग होता है। ऊपरी भाग में क्या होता है, ऊपरी भाग में तेज गति होने के कारण इरोजन बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू डिपोजिशन। इरोजन मतलब तोड़फोड़, कंकड़ पत्थरों की तोड़फोड़ सबसे ज्यादा होगी, अपर्दन जिसको हिंदी में कहते हैं। तो इरोजन या अपर्दन सबसे ज्यादा होगा जमाव की तुलना में, डिपोजिशन की तुलना में। मध्यवर्ती भाग में क्या होता है, यहां पर लगभग जितना अपर्दन होता है, अपर्दन कम हो गया क्योंकि ढाल कम हो गई, गति कम है तो तोड़फोड़ कम करेगी नदी, तो इसलिए घाटियां कम गहरी की होती हैं और यहां पर क्या होता है, इरोजन कम हो जाता है। अब इरोजन कम हो गया, लेकिन ऊपर से टूटे पत्थर जब नीचे भागों में आते हैं तो यही जमने लगते हैं। तो इसलिए मध्यवर्ती भाग में जो है आपके इरोजन और डिपोजिशन दोनों बराबर हो जाता है, अपर्दन और जमाव दोनों बराबर हो जाता है। लेकिन निम्नवर्ती भाग में क्या होता है, अपर्दन ना के बराबर होता है, सिर्फ डिपोजिशन ही डिपोजिशन होता है। तो डिपोजिशन इज मच मोर देन इरोजन। तो डिपोजिशन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है इरोजन की कंपैरिजन। जैसे यहां पे डिपोजिशन नहीं होता है, इरोजन बहुत ज्यादा होता है। तो ये नदियों का ऊपरी भाग होता है, फिर मध्यवर्ती भाग और निम्नवर्ती भाग। तो इसी वजह से नदियां जो आपके निम्नवर्ती भागों में मैदानी क्षेत्र का विकास करती हैं, मैदानी क्षेत्र विकसित करती हैं, बहुत ही उपजाऊ जो है आपके मैदान होता है इस जगह पे। और इसी आधार पे अगर हम देखें तो भारत में भी अगर देखें तो जो आपके गंगा मैदान है, ये गंगा मैदान ये बहुत ही गंगा और यमुना का मैदान और पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में होता है सतलज और उसकी सहायक नदी का मैदान। तो जिसकी वजह से कंप्लीट जो आपके मैदानी क्षेत्र है, जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये जो पूरी बेल्ट आती है पूरी हिमालय के दक्षिण में, इन सबको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सतलज गंगा मैदान। तो सतलज गंगा मैदान के नाम से जाना जाता है इसे। तो इसमें जैसे आप देखते हैं सतलज गंगा मैदान में ये जो रीजन है, जैसे अभी हमने आपको बताया, ये जो पूरा रीजन है ये एक तरह से गंगा सतलज मैदान के नाम से जाना जाता है। और सतलज मैदान में ये पूरा रीजन आ जाता है जो कि पंजाब हरियाणा का होता है। फिर गंगा और उसकी सहायक नदी का ऊपरी भाग में अपर गैजेटिक प्लेन इसको कहा जाता है। मध्यवर्ती भाग में आपके ये क्षेत्र आ जाता है और निम्नवर्ती गंगा का मैदान ये हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम मैदानी क्षेत्र को बांटे हैं तो 4 भाग में ये मैदानी क्षेत्र अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं और 4 पार्ट में आपके इनको बांटा जाता है। ये 4 पार्ट क्या हैं या किस तरह से बांटे जाते हैं ये देख लें। तो इसमें अगर देखा जाए तो गंगा में जैसे ऊपरी भाग है, पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है, पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र होता है, ये जो आपके प्लेन है ये पूरा सतलज और उसकी सहायक नदी के द्वारा बना हुआ है। तो इसको पंजाब और हरियाणा का जो है रीजन कहा जाएगा और ये क्या होगा, ये सतलज मैदान के नाम से जाना जाता है। तो इसको सतलज प्लेन कहते हैं, जो कि आपके पहला जो है आपके मैदान होता है। तो ये सतलज प्लेन के नाम से आना था, सतलज मैदान होता है जो कि पाया जाता है। उसके बाद गंगा और उसकी सहायक नदी के द्वारा 3 भाग होते हैं। तो गंगा का ऊपरी भाग, गंगा का मध्यवर्ती भाग, गंगा का निम्नवर्ती भाग। तो ऊपरी भाग में गंगा के जो मैदान बनेगा उसे कहा जाता है ऊपरी गंगा मैदान, अपर गैंजेटिक प्लेन। इसी तरह से जो मध्य गंगा मैदान होता है, जो नदी के कम गहराई वाले जो है आपके एक तरह से घाटी के आसपास इर्द गिर्द बनता है, इसे क्या कहा जाता है, मध्य गंगा मैदान, मिडिल गैंजेटिक प्लेन। और फिर इसी तरह से निम्नवर्ती भाग में अगर हम लोग देखेंगे तो वो क्या हो जाता है, निम्न गंगा मैदान,
लोअर गैजेटिक प्लेन। तो ये जो है आपके एक तरह से 3 तरह का मैदान होता है गंगा के द्वारा बनने वाला, जो कि इस निम्नवर्ती भाग में होता है। उसी तरह से सतलज मैदान में अगर हम देखें तो सतलज मैदान अगर आप देखेंगे तो मेनली सतलज मैदान का जो ऊपरी भाग है सिर्फ वो भारत में पाया जाता है। बाकी मध्यवर्ती भाग और निम्नवर्ती भाग कहां पाया जाता है? वो पाया जाता है आपके एक तरह से पाकिस्तान में, क्योंकि ऊपर के क्षेत्र से नदी जो है आपके इधर की ओर चली जाती है। तो ये सतलज और उसकी सहायक नदी इस तरफ जाकर के पाकिस्तान की तरफ निकल जाती है। तो ये जो है पंजाब का मैदान हो जाता है, जो कि सतलज मैदान के नाम से जाना जाता है। और गंगा और उसकी सहायक नदी के द्वारा ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान और निम्न गंगा मैदान। अब जो ऊपरी गंगा मैदान है वो किस रीजन में पाया जाता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी, पूरा वेस्टर्न यूपी को कवर अप करता है, जो कि आपके पाया कुछ पोर्शन आपके मध्य प्रदेश को भी, ऊपरी मध्य प्रदेश को भी कवर करेगा। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपका मेन रीजन है, जो कि आपके ऊपरी गंगा मैदान के पार्ट में आता है। इसमें मतलब गंगा का ये वाला जो रीजन होता है ये पार्ट, तो ये कहां पर आएगा? वेस्टर्न यूपी में। तो यहीं पर आपके गंगा और जो है यमुना के द्वारा ऊपरी मैदान जो है आपके बनता है, अपर गैजेटिक प्लेन जिसको कहा जाता है। फिर मध्य गंगा मैदान जिसको हम लोग कहते हैं, वो कहां बनता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार। ये पूरा बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का रीजन हो जाता है, जो मध्य गंगा मैदान का रीजन बनता है। तो मध्य गंगा प्लेन हो जाता है ये मध्य गंगा प्लेन, जिसको कहते हैं मिडिल गंगा प्लेन भी कहा जाता है, या मिडिल गैजेटिक प्लेन के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो आपके क्षेत्र होता है, जो निम्नवर्ती, जहां पे नदी गिरने वाली होती है, तो वो कहां? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। ये पूरा बांग्लादेश में भी बनता है। इंडिया के रेस्पेक्ट में क्योंकि पढ़ना, इसलिए सिर्फ इंडिया में ही दिखाया गया, लेकिन बांग्लादेश में भी पूरा, क्योंकि गंगा नदी जो है ये बांग्लादेश चली जाती है और बांग्लादेश में जाकर के गिरती है। तो पूरा जो ये रीजन होता है बांग्लादेश का, ये भी जो है आपके निम्नवर्ती गंगा मैदान के रूप में जाना जाता है। तो भारत में अगर कहेंगे निम्नवर्ती गंगा मैदान, तो वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 3 भाग में ये बटा हुआ पार्ट होता है। अब इसमें अगर हम लोग देखें, सबसे पहली चीज जो सतलज मैदान है, जो पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में है, ये जो है आपके एक तरह से कैसा क्षेत्र है या किस प्रकार का क्षेत्र है? काफी ऊंचा क्षेत्र, समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचा भाग है। 300 मीटर ऊंचा भाग है। यहाँ पे मोटे कंकड़ पत्थरों का जमाव पाया जाता है, बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों का जमाव पाया जाता है। इसके मतलब मोटे कण वाली मृदा होती है। जब मृदा मोटे कण वाली होगी तो उसके अंदर नमी सोखने की क्षमता कम होगी। तो ये शुष्क जो है आपकी रहती है मृदा, जिसकी वजह से शुष्क फसलें ही बोई जा सकती हैं ऐसी रीजन में। तो इसलिए जो पंजाब का क्षेत्र होता है, ये अगर आप देखेंगे तो ये मोटे कणों वाला जो है आपके भाग है, जहां पर आपके मोटे कण पाए जाते हैं मृदा में। और मोटे कण पाए जाने की वजह से नमी की मात्रा कम होती है, और नमी की मात्रा कम होने से जो है आपके इस जगह पर क्या होता है? शुष्क फसलें बोई जाती हैं। और इन शुष्क फसलों में अगर हम कहेंगे तो शुष्क फसलों में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? तो शुष्क फसलों में आपकी प्रमुख चीज, जैसे मान लीजिए आपके गेहूं और मोटे अनाज जितनी आपके होते हैं, वो सब जो है आपके यहाँ पर आ जाते हैं। तो मेनली गेहूं जो है, गेहूं का मेन क्षेत्र होता है जिसको कम जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि गेहूं आप जानते हैं उसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती, कम पानी में ही जो है आपके गेहूं होता है, ज्यादा पानी उसके लिए नुकसानदेह है। तो ये जो क्षेत्र है ये लगभग 300 मीटर ऊंचा भाग है। 300 मीटर ऊंचा भाग, जिसमें कि आपके यहाँ पे जो है इस क्षेत्र में देखा जाए तो आपके मोटे कण पाए जाएंगे। मोटे कण होने की वजह से आपकी नमी की मात्रा कम होगी, इससे कोई ऐसी फसल नहीं बोई जा सकती जिसको ज्यादा नमी की आवश्यकता होगी। अब अगर आप ध्यान दें तो पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र पूरा जो है आपके एक तरह से गेहूं का क्षेत्र है, लेकिन पंजाब के बहुत सारे हिस्से में धान भी बोया जाता है। तो अब आप ये सोचेंगे धान कैसे बोया जाता है? धान को तो बहुत ज्यादा पानी चाहिए। बिल्कुल बोया जाता है, क्योंकि सतलज और उसके जो है आपके सहायक नदियों से बहुत सारी नहरें निकाली गई हैं। तो यहां पर जो है अभी आप जब पढ़ेंगे इरिगेशन तो अपने आप आपको समझ में आएगा, बहुत नहरें हैं जो कि आपके निकाली गई हैं, और नहरों की वजह से पानी अथाह है यहाँ, और जिसकी वजह से पंजाब में इरिगेशन फैसिलिटी बहुत हाई क्लास की है, और जिसकी वजह से जहां पर पानी की बहुत ज्यादा अधिकता हो जाती है वहां पे आसानी से धान की खेती हो जाती है। तो पंजाब का कुछ क्षेत्र ये क्या है, एक तरह से एक्सेप्शनल जो है केस है, एक्सेप्शन है, आप ये कह सकते हैं
कि जहां पर कभी धान नहीं उग सकता वहां पर ये लोग धान उगा रहे हैं। क्यों उगा रहे हैं? फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करके। तो इसलिए यहां पर जो है आपके एक तरह से बहुत ज्यादा जल की आवश्यकता पड़ती है, वो जल अवेलेबल होता है और उसको लगा करके जो है आपके यहाँ पर कहीं कहीं पर धान उगाया जाता है। लेकिन मेन क्षेत्र काहे का है? गेहूं का है। ये 300 मीटर ऊंचा भाग। और नीचे चलेंगे तो अब ये क्या हो गया? ये ऊपरी गंगा मैदान हो गया। ऊपरी गंगा मैदान जो वेस्टर्न यूपी में पाया जाता है, वेस्टर्न यूपी का क्षेत्र, ये क्या है? समुद्र तल से 150 मीटर ऊंचा, समुद्र तल से 150 मीटर ऊंचा भाग है और यहां पर भी मोटे कण पाए जाते हैं, लेकिन इसकी तुलना में कंपैरेटिवली कम। लेकिन ये भी मोटे कण वाला है। क्यों? क्योंकि ये भी जो है आपके एक तरह से कौन सा मैदान है? तो ये देखेंगे ऊपरी गंगा मैदान है, ये ऊपरी भाग में है, इसलिए क्या होंगे? बड़े बड़े कण होंगे। तो बड़े बड़े कण इसके पास भी यहां पाए जाते हैं। तो वेस्टर्न यूपी में अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न यूपी में भी मोटे कण पाए जाते हैं, लेकिन इससे कंपैरेटिवली कम होते हैं, छोटे होते हैं, जिसकी वजह से पंजाब हरियाणा की तुलना में वेस्टर्न यूपी में कंपैरेटिवली ज्यादा नमी होती है। और नमी थोड़ी सी बढ़ जाने की वजह से गेहूं के साथ साथ ये गन्ने का क्षेत्र शुरू हो जाता है, गन्ना जो है उत्पादन होने लगता है। तो गेहूं और गन्ना प्रमुख फसल हो जाती है आपकी इस जगह की। तो गन्ना जो है उत्पादित होने लगता है वेस्टर्न यूपी में। तो वेस्टर्न यूपी में ऐसा ये तो नहीं कहा जा सकता कि बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, लेकिन उत्पादन शुरू हो जाता है। वजह यह होती है कि नमी की मात्रा बढ़ गई और नमी की मात्रा बढ़ जाने की वजह से गन्ने का उत्पादन लगभग शुरू हो जाता है इस रीजन में आते आते। ये जो है आपके 150 मीटर ऊंचा भाग है ऑन एन एवरेज। ऐसे तो 150 से 250 बोला जाता है, लेकिन लगभग जो है आपके 150 मीटर ऊंचा भाग है जो कि समुद्र तल से पाया जाता है। तो ये 300 मीटर ऊंचा भाग, ये 150 मीटर ऊंचा भाग। फिर इसी तरह से मध्य गंगा मैदान में जब हम आते हैं, जब पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के रीजन में आते हैं, यहां पर मध्यवर्ती गंगा मैदान है ये, जिसकी वजह से आपके बहुत छोटे कण हो जाते हैं। जब बहुत छोटे कण हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? छोटे छोटे कणों के उपस्थित होने की वजह से नमी की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ जाती है। नमी की मात्रा तेजी से बढ़ जाने की वजह से अब पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में गेहूं नहीं बोया जा सकता, क्योंकि गेहूं ज्यादा जो है आपके जल लेता है, कम जल लेता है, और जबकि यहां पर नमी ज्यादा है, जल ज्यादा है। अगर गेहूं बोया जाएगा तो गेहूं सड़ जाएगा, तो गेहूं ज्यादा पानी में सड़ जाता है। तो इसलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश से अब गेहूं की फसल खत्म, पश्चिम यूपी तक थी, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में अब गेहूं नहीं बोया जाएगा, नमी की मात्रा बढ़ गई। तो गन्ना तो और ज्यादा बढ़ गया उत्पादन, क्योंकि पश्चिम यूपी में अभी गन्ना शुरू हुआ था, लेकिन पूर्वी यूपी में जब हम आए तो पूर्व के क्षेत्र में आप देखेंगे गन्ने का उत्पादन काफी मात्रा में बढ़ जाता है। और नमी की मात्रा क्योंकि बढ़ गई, इसलिए यहां से धान का उत्पादन शुरू हो गया। तो ये धान वाला क्षेत्र भी शुरू हो गया। इसलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में अगर देखें, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में, यहाँ पर गन्ना और धान का क्षेत्र होता है। ये यहाँ पे गन्ने का उत्पादन होता है और धान का उत्पादन होता है, जो कि इस क्षेत्र में यहाँ पर पाया जाता है। तो इसलिए ये जो क्षेत्र है ये बहुत छोटे कण वाला है और ये समुद्र तल से 80 से 100 मीटर ऊंचा है केवल। तो 80 से 100 मीटर ऊंचा भाग है, छोटे कण होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं। यहाँ पर जो है नमी की मात्रा ज्यादा पाई जाती है और नमी की मात्रा ज्यादा पाए जाने की वजह से यहाँ पर जो है आपके एक तरह से यहाँ पे गन्ना और जो है धान की फसल सबसे ज्यादा मात्रा में उत्पादित होने लगती है। अब जैसे ही हम निम्नवर्ती भाग में आएंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश का, पूर्वी बिहार का जो क्षेत्र होता है, जहां से पश्चिम बंगाल स्टार्ट हो जाता है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश जो ये पूरा रीजन है, ये निम्नवर्ती गंगा मैदान है। निम्नवर्ती गंगा मैदान जो आपके क्षेत्र होता है वो आपके लोअर गंजेटिक प्लेन, ये पूरा जो है आपके वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश है। इस रीजन में जो मृदा है उसके कण बहुत सूक्ष्म हो गए, तो माइक्रो पार्टिकल्स हो गए, और सूक्ष्म कण हो जाने की वजह से नमी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इवन कुछ जगह पे दलदल हो जाता है, इतनी जो है ज्यादा नमी हो जाती है। और नमी बहुत ज्यादा चाहिए होती है धान की फसल को, इसलिए यहाँ पर सबसे प्रमुख फसल क्या हो जाती है? धान। धान का उत्पादन बहुत ज्यादा होने लगता है। तो वेस्ट बंगाल में इसीलिए धान का उत्पादन बहुत ज्यादा है, बांग्लादेश में भी धान का उत्पादन बहुत ज्यादा है। और धान के साथ साथ जहां जहां दलदली भूमि, वहां जूट का उत्पादन प्रारंभ हो जाता है। तो जूट और धान का उत्पादन वाला क्षेत्र हो जाता है ये, जो कि यहाँ पर जो है आपके पाया जाता है। तो यहाँ के बाद अब गन्ना खत्म हो गया, गन्ने का सीजन, आपके गन्ने का जो क्षेत्र था वो पश्चिमी यूपी से शुरू हुआ था। मेन जो क्षेत्र था वो मध्य गंगा मैदान था, लेकिन जो है निम्न गंगा मैदान में आते आते
यहाँ पर क्या है कि गन्ने की फसल खत्म हो जाती है और मेनली जो मुख्य फसल होती है वो आपके धान की फसल हो जाती है और धान का उत्पादन इस क्षेत्र से बहुत अधिक मात्रा में आपके बढ़ने लगता है। ये क्षेत्र बहुत निम्नवर्ती भाग होते हैं और ये समुद्र तल से केवल 50 मीटर ऊंचा होता है, तो सिर्फ 50 मीटर ऊंचा भाग है, बहुत सूक्ष्म कण है, नमी भूमि है, तो इसलिए इस तरह की स्थिति पाई जा रही है। तो भारत में अगर आप देखेंगे तो पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो ये ढाल होती चली जाएगी इस तरह से, तो ये ढाल बहुत तेजी से ढाल बनती है, जिसकी वजह से ये 300 मीटर ऊंचा भाग, ये 150 मीटर ऊंचा भाग, ये 80 से 100 मीटर ऊंचा भाग, ये 50 मीटर ऊंचा भाग, और इस ढाल की वजह से ही ये निम्नवर्ती भाग जो आपके होते हैं, मध्यवर्ती और निम्नवर्ती भाग, इसी वजह से यहां पे पानी ब्लॉक होता है, पानी रुकता है और बाढ़ आती है इसमें। तो अगर भारत में आप देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सब बाढ़ में डूबा होता है। क्यों डूबा होता है? क्योंकि वेस्टर्न क्षेत्र में ऊंचा भाग है, अब पूरा वर्षा का जल जो है आपके पश्चिमी क्षेत्र से पूर्वी क्षेत्र की तरफ जाता है और ये पूर्वी क्षेत्र जो है आपके जलमग्न हो जाता है। तो ये जलमग्न भाग हो जाता है जो कि आपके यहाँ पर स्थित होता है। यहीं पर क्या हो जाता है, आपके बाढ़ आ जाती है, ये बाढ़ वाला क्षेत्र हो जाता है जो कि यहाँ पर स्थित है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे पूरे गंगा सतलज मैदान को हम 4 पार्ट में बांट सकते हैं। ये होगा सतलज मैदान जो कि पंजाब हरियाणा का क्षेत्र हो जाता है, ऊपरी गंगा मैदान, अपर गंजेटिक प्लेन जो कि आपके एक तरह से पश्चिमी यूपी होता है, फिर मध्य गंगा मैदान, मिडिल गंजेटिक प्लेन, फिर जो आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र होता है, और फिर निम्न गंगा मैदान, लोअर गंजेटिक प्लेन जो कि आपके पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के क्षेत्र में बनता है। पंजाब के क्षेत्र में क्या था? शुष्क फसल। शुष्क फसल कौन सी? मेनली क्या है? गेहूं, कुछ मात्रा में कपास भी होता है यहाँ पे, लेकिन मेन गेहूं का क्षेत्र। जैसे ही आप ऊपरी गंगा मैदान में आए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं के साथ साथ गन्ना आ गया। क्यों? नमी की मात्रा बढ़ गई, गन्ने का उत्पादन शुरू हो गया। जैसे ही आप मध्य गंगा मैदान में आए, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में, यहाँ पे गेहूं का उत्पादन समाप्त। क्यों? क्योंकि नमी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और गेहूं को इतनी नमी नहीं चाहिए, इसलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र से गेहूं समाप्त। अब गन्ना तो उत्पादन ज्यादा हो ही रहा है, धान की फसल शुरू, तो धान शुरू हो जाता है मध्यवर्ती गंगा मैदान में। तो ये आपके गन्ने और धान का जो है क्षेत्र होता है, और निम्नवर्ती गंगा मैदान में धान बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और इसके साथ साथ जूट का उत्पादन भी खूब होता है। तो जूट का उत्पादन इसीलिए आप देखेंगे बिहार के क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल में, आपके बांग्लादेश में, इन सब रीजन में, आपके इवन असम में बहुत ज्यादा जो है आपके एक तरह से जूट का उत्पादन होता है। तो ये जो क्षेत्र हो जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? ये आपके गंगा सतलज मैदान। ये क्या है? समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पे, ये 300 मीटर ऊंचा भाग, ये 150, ये 80 से 100, और ये जो है 50 मीटर समुद्र तल से ऊंचा भाग है। लेकिन अब ये तो वर्गीकरण हुआ कैसे? आपके एक तरह से गंगा की ऊपरी भाग, मध्यवर्ती भाग और निम्नवर्ती भाग में, और दूसरी चीज जो है आपके सतलज मैदान। तो जो सतलज नदी का जो क्षेत्र, ऊपरी भाग जो आपके भारत में पाया जाता है और फिर उसके बाद पाकिस्तान चला जाता है उसका भाग, तो जिसकी वजह से आपके ऊंचाई के आधार पर हमने इसको 4 पार्ट में बांट दिया। तो 300 मीटर ऊंचा भाग औसतन ये है पंजाब हरियाणा का क्षेत्र जो सतलज मैदान है। फिर ऊपरी गंगा मैदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है 150 मीटर समुद्र तल से। फिर मध्य गंगा मैदान है जो कि 80 से 100 मीटर ऊंचा भाग है, ये आपके मध्य गंगा मैदान के रूप में जाना जाता है। और निम्न गंगा मैदान 50 मीटर ऊंचा होता है। लेकिन क्या इस पूरे मैदान को हम क्या सिर्फ ऊंचाई के आधार पर ही बांट सकते हैं? नहीं, इस पूरे मैदान में बहुत जगह पर, अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है मृदा पाई जाती है। सॉइल बहुत डिफरेंट है, और सॉइल बहुत डिफरेंट है, और सॉइल ऐसी है इस पूरे रीजन में कि लगभग सारी फसलों का उत्पादन इस पूरे गंगा मैदान में होता है, गंगा और जो है आपके एक तरह से सतलज मैदान में। तो गंगा सतलज मैदान जो है आप ये देखेंगे कि यहाँ पर उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ये जो पूरा रीजन है आप देखेंगे गंगा सतलज मैदान का उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में करता है जो, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वैरायटी पाई जाती है। तो कहीं पर गेहूं, तो कहीं पर धान, कहीं पर गन्ना, कहीं पर जूट, कहीं पर जो है आपके मक्का। तो ये जो है आपके उत्पादन होता है आपके अलग अलग चीजें। अलग अलग चीजें क्यों हो रही हैं? एक तो ऊंचाई, दूसरी नमी, तीसरी जो मृदा की क्वालिटी है वो। अब ये तो आधार था ऊंचाई के आधार पर, नदियों द्वारा निर्मित होने वाले मैदान के आधार पर भी हम गंगा को
गंगा सतलज मैदान को 4 भाग में बांटते हैं। अब नदियों द्वारा निर्मित मैदान के आधार पर कैसे बांटते हैं हम लोग 4 भाग में, अब उसको पढ़ लेते हैं। ये तो ऊंचाई के आधार पर वर्गीकरण था। अब होता क्या है कि जब पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र से यहां नदी निकलती है, तो नदियों का अभी हमने आपको क्या कहा, ऊपरी भाग, ये पूरा ऊपरी भाग जो हिमालय से सटा हुआ है, शिवालिक पहाड़ी से सटा हुआ, तो ऊपरी भाग क्या होता है, ऊपरी पूरी बेल्ट ये 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में पाई जाती है। ये कंकड़ीले मोटे कणों वाली मृदा होती है ऊपरी पूरी भाग में। ये पूरे भाग में आपके मोटे कण पाए जाते हैं, ये पूरे रीजन में, जिसमें पंजाब है, उत्तरांचल का क्षेत्र है, उत्तरांचल या उत्तराखंड भी आप कह सकते हैं, उत्तरी उत्तर प्रदेश है, उत्तरी बिहार का क्षेत्र है, उत्तरी पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। ये सब क्या है, ये 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में ये आपके एक तरह से मोटे कण पाए जाते हैं। मोटे कण ऐसे होते हैं जिसकी वजह से मोटे कणों के ऊपर से पानी बहता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि पानी नदी में है ही नहीं। वजह यह है कि बड़े बड़े कण होते हैं, उसके अंदर से पानी बह रहा है, अर्थात पानी जो है आपके जो जल का बहाव होता है वो आपके छोटे छोटे पत्थरों के बीच से होता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कभी आप देखें तो इस तरह के क्षेत्र में जो ऊपरी भाग में 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई तक पाए जाते हैं, ऐसे जो है आपके मैदान होते हैं, आपको लगेगा नहीं कि ये नदी है और इतना पानी है इसमें। वजह यह है कि ऊपर से टूट करके बड़े बड़े कंकड़ पत्थर आते हैं और उसमें जम जाते हैं। कभी भी आप हिल स्टेशन पे जाइए, जब आप लौटने लगिए इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि लौटेंगे आप बाय रोड। जब बाय रोड आएंगे तो बाय रोड जब आएंगे तो आप जैसे से नीचे की तरफ चलते चले जाएंगे, ढेर सारी नदियां मिलती चली जाएंगी, क्योंकि सारी नदियां मिलेंगी यहाँ पे आपको। और जैसे ही नदियों के पास आते चले जाएंगे, ऊपरी भाग में आप रहेंगे, आप देखेंगे इतनी छिछली नदियां रहती हैं कि उस नदी के बीचों बीच जाके आप बैठ जाएंगे। बड़े बड़े पत्थर होते हैं। इवन जब आदमी जाता है हिल स्टेशन पे, वहां पर पानी जो है आपके ऐसा रहता है कि पानी जो है आपके एक तरह से अंदर बहता रहता है और ऊपर बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो बहुत सारे लोग जाते हैं, बड़े बड़े पत्थरों पे बैठते हैं, फोटोग्राफ खिंचवाते हैं। तो ये एक तरह से आपके अलग वो व्यू होता है बिल्कुल। तो वो ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे बहुत बड़े बड़े, ऐसा लगता है कि नदियां जो है भूमि में लुप्त हो गई, नदियों में पानी नहीं है, कम पानी बह रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी बहता है, लेकिन पत्थरों के बीच से बहता है, क्योंकि पत्थर उसमें पड़े होते हैं। ऊपरी क्षेत्र से लाए गए पत्थर लुढ़कते लुढ़कते अपने आप गोल हो जाते हैं। इसलिए पत्थरों को अगर आप हिल स्टेशन पे जाएं, आप देखिए नदियां जब भी देखिएगा, नदियों के अंदर ढेर सारे बड़े बड़े पत्थर पड़े रहेंगे, गोल गोल, ऐसा लगेगा जैसे किसी ने तराश के डाल दिया है गोल पत्थर। लेकिन ऐसा नहीं, ये पानी के साथ लुढ़कते लुढ़कते अपने आप गोल हो जाते हैं, और गोल होते होते अपने आप निचले भागों में आकर के अटक जाते हैं, और जिसकी वजह से उन्हीं के बीच से पानी आपके फ्लो करता है। तो ऊपरी भाग जो आपके होता है, इसे कहा जाता है भाबर मैदान। ये क्या कहता है, भाबर मैदान। तो भाबर मैदान क्या है, तो भाबर मैदान ऐसे मैदान को कहा जाता है जो कंकड़ीला मैदान होता है, जो कंकड़ पत्थरों वाला होता है, मोटे कण वाली मृदा पाई जाती है, वहां सॉइल बहुत मोटी होती है। तो ये आपके 8 से 16 किलोमीटर जो है आपके चौड़ाई में शिवालिक के दक्षिणी भागों में पूरे क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये जो है आपके मोटे कण होते हैं, बड़े बड़े पत्थरों के बीच से पानी बहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि नदियां भूमि में लुप्त हो गई। तो ऐसे मैदान जहां पर नदी लुप्त होती हुई दिखाई पड़ती है, नदी का पानी जो है ऐसा लगता है कि गायब हो गया जो है जमीन के अंदर, तो ऐसे क्षेत्र में ऐसे मैदान जो बनते हैं वो भाबर मैदान के नाम से जाने जाते हैं, जो बहुत ही मोटे कणों वाले होते हैं और बहुत मोटे कण वाले जो है आपके ये पाए जाते हैं। और जिसकी वजह से जो है कंकड़ीले मैदान होते हैं, ये जो ऊपरी भाग में मिलते हैं, काफी हाइट पर मिलते हैं और शिवालिक पहाड़ियों से सब लगे हुए हैं। तो शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण में 8 से 16 किलोमीटर औसतन चौड़ाई में आपके ये मैदान पाए जाते हैं। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा जो है ना तो उपजाऊ चीज पाई जाती है, ना ही इसमें कोई कृषि होती है, इस तरह की चीजें नहीं, बल्कि बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं जो कि आपके पूरे रीजन में आपके पाए जाते हैं। अब भाबर मैदान के जैसे ही दक्षिण में आप आएंगे, जैसे ही नदियां और नीचे आई, ऊपर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर उसने छोड़ दिया, और जब बड़े बड़े कंकड़ पत्थर ऊपरी भागों में छोड़ दिया तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, ऐसी कंडीशन में
जो है आपके ऊपरी भाग में जब कंकड़ पत्थर छूट गए तो अब छोटे कंकड़ पत्थर हो गए। ऐसा लगता है नदियों का जल फिर से भूमि पर आ गया। नदियों एकदम बहुत पानी के साथ बहेंगी, और जब बहुत पानी के साथ बहेंगी तो ऐसी कंडीशन में यहां पर क्या होता है, ऐसा लगता है कि ये पूरे क्षेत्र जो है ये जलमग्न है, अर्थात जल में डूबे हुए हैं। और नदियां जो होती हैं, नदियां पूरी तरह से आपके पानी ऊपर फेंक देती हैं, और जो ऐसा लगता है कि जमीन से एकदम से पानी ज्यादा जो है बह गया है। जब आप हिल स्टेशन से घूमते हुए आएंगे, आप देखेंगे पथरीले एकदम मैदान है, पथरीले जो है आपके एक तरह से नदियां हैं, नदी के अंदर बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, आपको लगेगा पानी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे नीचे चलते जाएंगे आप देखेंगे पानी बढ़ता चला जाएगा। आप ऑटोमेटिकली देखते देखते पानी इतना ज्यादा हो जाएगा कि कहीं आपको पत्थर पत्थर नहीं दिखाई पड़ेंगे, फिर सिर्फ जल का बहाव दिखाई पड़ेगा। तो जहां पर नदियां फिर से, नदियों में जल फिर से बाहर निकल आता है, वहीं से ये उपजाऊ मैदान विकसित होते हैं। ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होते हैं, और ये उपजाऊ क्षेत्र जो यहां पर होते हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है तराई मैदान। ये तराई के क्षेत्र होते हैं, तराई बेल्ट होती है। तो ये पूरी तराई बेल्ट है जो कि आपके इस क्षेत्र में, इसके दक्षिण में पाई जाती है। और तराई बेल्ट जो होती है ये एक तरह से बहुत ही उपजाऊ होती है, जिसमें सघन कृषि होती है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है, सघन कृषि, और हर तरह की फसलें इसमें उत्पादित होती हैं। और अगर उत्तर भारत में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी तराई क्षेत्र जो पाया जाता है वो कहां पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा तराई क्षेत्र है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश उत्तर भारत के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है जो है कृषि उत्पादन। जो कृषि उत्पादन होता है वो सबसे ज्यादा अन्य किसी भी जो है आपके राज्यों की तुलना में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसकी जो है आपकी जमीन भी ज्यादा है, यहां पर आपके तराई क्षेत्र भी ज्यादा है। तो पूरे गंगा सतलज मैदान के सर्वाधिक जो है आपके तराई मैदान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में मिलते हैं। तो ये तराई क्षेत्र हो जाता है जो कि बहुत ही उपजाऊ होता है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म कण हो जाते हैं, पतले छोटे कण हो जाते हैं, और छोटे कण हो जाने की वजह से आपके एक तरह से नमी जो है आपकी बढ़ जाती है और फसलें जो है आपके बोई जाती हैं। तो इस पूरे रीजन में क्या है, ऐसी फसलें भी मिलेंगी जो कम जल वाली होंगी, ऐसी फसलें भी मिलेंगी जो अधिक जल वाली होंगी। ये सब क्या है, ये भाबर मैदान के दक्षिण में ये पूरी बेल्ट है जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तक जाती है। और ये चौड़ाई जो है नॉर्मली कम से कम 25 किलोमीटर होती है। तो 25 किलोमीटर कम से कम हम बता रहे हैं, और ऐसे एक्सटेंशन अगर आप देखेंगे तो 400 किलोमीटर लंबाई में, चौड़ाई में ये पाया जाता है। तो ये जो आपके क्षेत्र होता है तो ये बहुत ही बड़े जो है तराई क्षेत्र होते हैं, जो कि आपके बहुत उपजाऊ होते हैं, जहां पे सघन कृषि होती है इन क्षेत्रों में। अब ये तो हो गए दो तरह के मैदान, एक भाबर मैदान और एक जो है आपके तराई मैदान। तो तराई मैदान एक तरह से, भाबर मैदान में तो कृषि होगी नहीं, वहां पर बहुत बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं, तो कंकड़ पत्थरों के ज्यादा बड़े होने की वजह से वहां पर कृषि नहीं होती। यहां जैसे ही तराई मैदान में आप आए, यहीं से कृषि स्टार्ट। तो तराई मैदान में उपजाऊ क्षेत्र कम जो है आपके एक तरह से छोटे कण हैं, नमी की मात्रा बरकरार है, जिसकी वजह से आपके पूरे मृदा में फर्टिलिटी भी पाई जा रही है, उर्वरकता पाई जा रही है। तो इसलिए यहां पर हर तरह की फसलें जो है आपके उत्पादित हो रही है। तो इस रीजन में आपके ये होता है। और जो इन्हीं सब रीजन जो निम्नवर्ती भाग है, जो बहुत नीचे भाग है, वहां पर क्या हो जाता है, वहां हर साल बाढ़ आ जाती है। तो इसी जो है, इसी के दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो, या इसी जगह पर भी इनके नीचे प्लस इसी क्षेत्र में वो सारे क्षेत्र जो निम्नवर्ती भाग है, वहां पर क्या होता है, हर साल अगर नदी है तो नदी अपने बहाव क्षेत्र में बड़ा जो है फैलाव कर लेती है। नदी का पानी बढ़ गया, पानी बढ़ जाने का मतलब क्या हुआ, वहां पर बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, फिर से पानी वापस गया, एक लेयर जम गई। ये प्रक्रिया हजारों साल चलती रहती है किसी क्षेत्र में, और हजारों हजारों साल तक जब चलती रहती है, एक परत के ऊपर दूसरी परत, दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत, तीसरी परत के ऊपर चौथी परत, कभी कभी इतनी परत हो जाती है हजारों वर्षों में, इतनी ऊंची परत हो जाती है कि अब बाढ़ का जल इधर नहीं जा पाता, कहीं और जाके रुकेगा, कहीं और निम्नवर्ती भाग में जाएगा, यहां जाना बंद कर देगा। तो वो क्षेत्र जहां प्राचीन समय में बाढ़ आया करती थी, और बाढ़ की वजह से एक परत के ऊपर दूसरी परत जमती जा रही थी, और जहां बाढ़ आती है
वहां पर क्या होता है, वहां पर हर साल नई मृदा के कण आ जाते हैं। नई मृदा कण क्यों आ जाते हैं, नई मृदा का पूरा जमा हो जाता है, इसलिए नई मृदा न्यू सॉइल होती है बिल्कुल, जहां पर आप के बाढ़ जैसी अवस्था होती है। लेकिन जब किसी क्षेत्र में हजारों साल, दसियों हजार साल तक लगातार बाढ़ आती रहती है, तो वो क्षेत्र ऊंचे होते रहते हैं जमाव के कारण, और जमाव होते होते एक स्टेज ऐसी होती है कि इसमें पानी जाना बंद हो जाता है। अब बाढ़ नहीं आती इन क्षेत्रों में, अब दूसरे क्षेत्र में चली जाती है, जो इनसे कहीं छोटे क्षेत्र होंगे, नीचे क्षेत्र होंगे, वहां पानी घूम जाएगा। पानी को अपनी जगह चाहिए, जहां कहीं भी ढाल होगी, निम्नवर्ती भाग होगा, अपने आप भाग जाएगा पानी, पानी को रोका नहीं जा सकता। तो इसलिए ऐसे क्षेत्र जहां पर लगातार जमाव होता रहता है, लगातार जमाव होता रहता है, तो 1000, 2 साल, 2000, 5000, 10,000 साल बाद स्थिति ऐसी होती है, ये पूरे क्षेत्र इतने ऊंचे हो जाते हैं कि यहां बाढ़ का जो है जल नहीं पहुंचता। तो जब बाढ़ का जल नहीं पहुंचता, अब बाढ़ नहीं आती, लेकिन प्राचीन समय में कभी आया करती थी, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में क्या होता है, प्राचीन मृदा मिलती है। तो प्राचीन मृदा मिलती है, तो प्राचीन मृदा वाले क्षेत्र जो निम्नवर्ती भागों में पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है बांगर मैदान। ये बांगर, तो बांगर मैदान के नाम से जाने जाते हैं, बगल प्लेन। तो बांगर का मतलब अभिप्राय क्या होता है, बांगर का अभिप्राय होता है प्राचीन बाढ़ के मैदानी क्षेत्र। तो एंशिएंट फ्लडेड रीजन जिनको कहा जाता है इंग्लिश में, तो ये प्राचीन बाढ़ के मैदानी क्षेत्र हैं, एंशिएंट फ्लडेड रीजन है, जहां पर प्राचीन मृदा मिलेगी, आपको पुरानी मृदा मिलेगी। तो यहां पे पुरानी मृदा के कण मिलते हैं जो कि इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेकिन निम्नवर्ती भाग जहां पे अभी भी बाढ़ आती है, हर साल नई मृदा के कण जम जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जहां हर साल बाढ़ आती रहती है। तो ये क्या है, जहां अभी भी बाढ़ आती है, वहां हर साल एक मृदा के नई परत जम जाती है, तो हर साल एक नई मृदा मिलती है। तो ऐसे नवीन बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, ऐसे नवीन बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों को कहा जाता है खादर मैदान। ये खादर मैदान हो जाते हैं। तो बांगर मैदान क्या है, बांगर मैदान होते हैं प्राचीन बाढ़ के मैदानी क्षेत्र, प्राचीन बाढ़ के मैदानी क्षेत्र, एंशिएंट फ्लडेड रीजन। और खादर मैदान क्या है, खादर मैदान नवीन बाढ़ के मैदानी क्षेत्र, न्यू फ्लडेड रीजन जिनको कहा जाता है। तो ये कहां मिलते हैं, ये निम्नवर्ती भाग में ही मिलेंगे, खास तौर से जैसे मध्य गंगा मैदान और निम्न गंगा मैदान में ही मिलेंगे, क्योंकि यही निम्नवर्ती भाग है और नीचा भाग है। तो निम्नवर्ती भाग में ही ज्यादातर जो है आपके बांगर और खादर मैदान मिलते हैं। तो ये जो बांगर और खादर मैदान होते हैं, ये क्या होते हैं, ये आपके प्राचीन बाढ़ के मैदानी क्षेत्र और जो है आपके नवीन बाढ़ के मैदानी क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। तो जहां पर पहले बाढ़ आया करती थी, अब नहीं आती, वहां पुरानी मृदा मिलेगी, वो बांगर क्षेत्र है। जहां पर अभी भी बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आती है, हर साल नई मृदा की परत जम जाती है, नई मृदा मिलती है, तो ऐसे मैदान को क्या कहा जाता है, खादर मैदान। तो ये खादर मैदान के नाम से जाना जाता है। तो जिस तरह से ऊंचाई के आधार पर हम लोग ने गंगा सतलज मैदान को 4 पार्ट में बांटा था। सतलज मैदान जो कि पंजाब हरियाणा में है, लगभग 250 से 300 मीटर ऊंचा। फिर ऊपरी गंगा मैदान, अपर गंजेटिक प्लेन, तो ये ऊपरी गंगा मैदान समुद्र तल से 150 मीटर लगभग ऊंचा है, तो ये 300 मीटर ऊंचा पंजाब और फिर 150 मीटर ऊंचा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। फिर मध्य गंगा मैदान जो कि 80 से 100 मीटर ऊंचा भाग होता है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र जो है जिसमें सम्मिलित होता है। और फिर निम्न गंगा मैदान जो कि आपके एक तरह से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का पूरा क्षेत्र आता है उसमें। तो ये पूरा जो क्षेत्र होता है ये 50 मीटर औसतन ऊंचाई का होता है। इसमें अगर देखें तो इसमें भी जो आपके क्षेत्र हैं, जो आपके नदियों द्वारा निर्मित मैदान है, तो नदियों के द्वारा बनाए गए मैदान को अगर हम देखें तो शिवालिक के दक्षिण में 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में जो है आपके एक तरह से मैदान मिलते हैं, जो कंकड़ीले बालू वाले होते हैं, बहुत बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं वहां पे। और नदियों में बहुत बड़े बड़े जो है आपकी चट्टानें होती हैं, जो कि गोल चट्टानें होती हैं। तो ऐसे रीजन में मोटे कणों वाले मैदानी क्षेत्रों को क्या कहा जाता था, भाबर मैदान। ऐसा लगता था कि नदियों का जल भूमि के अंदर लुप्त हो गया है ऐसी जगह पे। लेकिन उसी के दक्षिण में जहां पर मृदा के कण छोटे हो जाते हैं, ऐसा लगता है नदियों का जल पुनः भूमि पर आ गया है,
फिर से भूमि पर आने लगता है, नदी का जल बहुत ज्यादा दिखने लगता है, आसपास के रीजन में छोटे छोटे जो है कणों का जमाव हो जाता है और ऐसी जगह पर बहुत ही फर्टाइल मृदा मिलती है। ऐसे क्षेत्र को क्या कहा गया? तराई बेल्ट। और ये तराई बेल्ट जो है आपके पूरे भाबर मैदान के दक्षिण में पूरे जगह पर इंडिया में जो आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये पूरी बेल्ट है, इस पूरे बेल्ट में पाई जाती है आपके तराई क्षेत्र, जिसमें सबसे बड़ा तराई क्षेत्र हमने आपको बताया कहां है? उत्तर प्रदेश में है। और फिर इसी क्षेत्र में निम्नवर्ती भागों में जितने भी निम्नवर्ती भाग हैं वहां पर बांगर अथवा खादर मैदान मिलेंगे। तो निम्नवर्ती भागों में जहां पर प्राचीन समय में बाढ़ आया करती थी लेकिन अब वहां नहीं आती क्योंकि जमाव इतना ज्यादा हो गया कि वो ऊंचा उठ गया भाग, तो इसलिए उनको प्राचीन बाढ़ के मैदानी क्षेत्र कहते हैं, जिनको जो है आपके कहा जाता है प्राचीन बाढ़ के मैदानी क्षेत्र, जिसको हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं? आपके एंशिएंट फ्लडेड रीजन। और दक्षिणी भाग में अगर आप देखेंगे तो दक्षिणी भाग जो है आपके एक तरह से वो क्या कहलाता है? आपके ऐसे क्षेत्र जो कि आपके एक तरह से दक्षिण क्या निम्नवर्ती भाग बोले तो ज्यादा बेहतर होगा, निम्नवर्ती भाग जहां पे आज भी बाढ़ आती है और आज भी जो है आपके नई मृदा के कण जहां पर मिलते हैं उन्हें खादर मैदान कहते हैं। तो प्राचीन बाढ़ के मैदानी क्षेत्र एंशिएंट फ्लडेड रीजन बांगर मैदान और नवीन बाढ़ के मैदानी क्षेत्र न्यू फ्लडेड रीजन उन्हें खादर मैदान के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि गंगा सतलज मैदान को हम इस तरह से डिवाइड करते हैं। हम लोग को एक आइडिया भी डेवलप हो गया, ऊंचाई का भी आइडिया डेवलप हो गया, मृदा का भी आइडिया डेवलप हो गया, फसलों का भी आइडिया डेवलप हो गया कि फसलें कौन कौन से किस किस जगह पर बोई जाएंगी, तो ये भी एक आइडिया डेवलप हो रहा है। तो यहां तक हम लोग ने पढ़ा आपके गंगा सतलज मैदान। अब हम लोग थर्ड पार्ट पे आते हैं। तीसरा पार्ट क्या होगा? ये होगा प्रायद्वीपी पठार। प्रायद्वीपी पठार, प्रायद्वीप क्यों कहा जा रहा है? प्रायद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है आपके भारत के क्षेत्र को अगर हम देखेंगे तो भारत का क्षेत्र तीन ओर से जल से घिरा है, इसके पश्चिम में, इसके दक्षिण में, इसके पूर्व में जल है। और जब कोई स्थल तीन ओर से जल से घिर जाता है उसी को कहा जाता है प्रायद्वीप, पेनिनसुला। तो ये जो मध्य भारत से दक्षिण भारत का क्षेत्र है ये क्या है? इसको प्रायद्वीपी भारत कहते हैं, पेनिनसुलर इंडिया कहा जाता है। ये पेनिनसुलर इंडिया है या फिर जो है प्रायद्वीपी भारत के नाम से जाना जाता है। और ये प्रायद्वीपी भारत अगर आप देखेंगे ये पूरा पठारी क्षेत्र है, ऊंचा प्लेट्यू रीजन। तो यहां पर क्या है? आपने पढ़ा पर्वत है, पर्वत के बाद फिर ढाल हुई, ढाल होकर के क्या हुआ? मैदान बन गए और मैदान के बाद फिर ऊपर ऊंचा क्षेत्र हो गया, ये पूरा पठार है। तो ये पूरा पठारी क्षेत्र, ये पर्वतीय क्षेत्र, पठार से इधर की ओर ढाल, पर्वत से इधर की ओर ढाल, जिसकी वजह से मैदानी बीच में बना था। अब ये पूरा क्षेत्र जो मध्य भारत से शुरू होकर के दक्षिण भारत तक आता है इसको प्रायद्वीपी पठार कहा जाता है। तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है क्योंकि दक्षिण भारत का क्षेत्र, ये जो आपका क्षेत्र है इसे दक्कन क्षेत्र प्राचीन समय में कहा जाता था। तो डेक्कन के नाम से जाना जाता था, जो साउथ जो है आपके रीजन हुआ करता था। तो दक्कन प्रांत होता था पहले, तो प्रोविंस जो होता था, प्रोविंस के अलग अलग नाम थे, तो दक्कन प्रांत हुआ करता था, तो दक्कन प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो इसलिए इस पठार को दक्कन पठार भी कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू के नाम से भी जाना जाता है। तो डेक्कन प्लेट्यू होता है जो कि इस क्षेत्र में यहाँ पाया जाता है। और ये प्लेट्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत जो है आपके जानकारी वाला है। और इस पूरे क्षेत्र में अगर आप देखेंगे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पर्वत, पठार, मैदान ये सब आपके मिलते हैं और जिसकी इंपॉर्टेंस होती है, जो बहुत अलग अलग जो है आपके पाए जाते हैं पहाड़ियां या पर्वत। अब अगर देखें तो प्रायद्वीपी पठार को पढ़ने के लिए हम लोग दक्षिण से स्टार्ट करते हैं। दक्षिण से अगर हम लोग स्टार्ट करें तो ये पूरा क्षेत्र, यहाँ पे केरल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बेल्ट है, ये आपके पर्वत होते हैं। ये पर्वत क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं कार्डोमम हिल्स। ये कार्डोमम हिल्स हैं, इसको हम रेड कर लें तो आपको दिखाई पड़ेगा। ये आपके कार्डोमम हिल है, कार्डोमम हिल के नाम से जानी जाती है। कार्डोमम हिल इसको क्यों, केरला राज्य में स्थित है, कार्डोमम हिल के नाम से जानी जाती है। क्यों कार्डोमम मतलब क्या होता है? इलायची। इस पहाड़ी को इलायची पहाड़ियां कहा जाता है। तो इलायची पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है जो कि इस क्षेत्र में यहां पर स्थित होता है। इसको इलायची पहाड़ी क्यों कहते हैं? इलायची पहाड़ी यहां इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर अत्यधिक इलायची का उत्पादन होता है। केरला में के इन पहाड़ियों की ढालों पर
मसाले अत्यधिक मात्रा में होते हैं, तो मसालों का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है और पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे सबसे ज्यादा मसाले कहां पर होते हैं? केरला में। और इसीलिए केरला को क्या कहा जाता है? मसालों की रानी, तो क्वीन ऑफ स्पाइसेस के नाम से जाना जाता है। तो जो आपके यहाँ पर जो है स्थित होता है ये पहाड़ी, तो इस पहाड़ी का नाम क्या है? इलायची पहाड़ियां। हिंदी में इलायची पहाड़ियां कहते हैं, इंग्लिश में कार्डमम हिल्स कहा जाता है। जो कार्डमम हिल्स हैं जो कि इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इसके दक्षिण में अगर आप देखेंगे तो ये दक्षिण में एक छोटी सी चोटी है, इस चोटी का नाम है महेंद्रगिरी। इंडिया में बहुत सारी ऐसी चोटियां हैं या ऐसे नाम हैं कि एक ही नाम के दो दो पर्वत हैं। अभी आप पढ़ेंगे महेंद्रगिरी, अभी आपने एक पढ़ा है, अभी दूसरा फिर पढ़ेंगे, ये होगा उड़ीसा में। तो अभी यहां पर क्या है? तो एक ही नाम के दो दो पर्वत दो दो जगह पर आपको मिलेंगे। जैसे व्हाइट माउंटेन्स, व्हाइट माउंटेन्स आपने पढ़ा था। व्हाइट माउंटेन्स क्या थे? भले ही थोड़े से नाम अलग थे। अफगानिस्तान में सियाह को सफेद को, तो सफेद को माउंटेन्स क्या था? व्हाइट माउंटेन्स। फिर आपने क्या पढ़ा था? नेपाल में पढ़ा था धौलागिरी, तो धौलागिरी क्या था? व्हाइट माउंटेन्स। फिर आपने पंजाब में पढ़ा था धौलाधर, जो कि मध्य हिमालय की शाखा थी, तो धौलाधर, पीर पंजाल और धौलाधर। तो पीर पंजाल के नीचे वाला ये धौलाधर था। तो धौलाधर क्यों कहा गया? धौला मतलब व्हाइट, धर मतलब पर्वत, व्हाइट माउंटेन्स। उसी तरह से एग्जैक्टली नाम, जैसे महेंद्रगिरी एक ये है, महेंद्रगिरी ये चोटी है, एक महेंद्रगिरी पर्वत है जो कि अभी आप पढ़ेंगे उड़ीसा में। तो ये जो है महेंद्रगिरी चोटी के नाम से जानी जाती है। तो अगर ये कहा जाए भारत की दक्षिणतम चोटी, तो उसका आंसर जो है महेंद्रगिरी चोटी हो जाएगा, जो कि आपके इसी कार्डमम पहाड़ियों के पर स्थित होती है। कार्डमम पहाड़ियों के उत्तर में अगर आप देखें तो यहां पर एक पहाड़ी पाई जा रही है, ये पहाड़ी है अन्नामलाई, और इधर की तरफ इसी की एक और शाखा गई तमिलनाडु की तरफ, और तमिलनाडु की तरफ जो शाखा गई इसका नाम है पल्ली पहाड़ियां। तो केरला में जो जा रही हैं ऊपर की तरफ ये अन्नामलाई पहाड़ियां, और जो तमिलनाडु में जा रही पल्ली पहाड़ियां, तो ये दो शाखाएं ऐसे निकली हुई हैं। तो जो केरल के ऊपरी भाग में जा रही है तो ये है अन्नामलाई, और इधर की तरफ जो है आपके तमिलनाडु की तरफ पल्ली पहाड़ियां। ये दोनों पहाड़ियां जहां मिलती हैं यहां पे ऊंची चोटी पाई जाती है, और ये जो ऊंची चोटी पाई जाती है इसका नाम क्या है? इसका नाम है अनायमुड़ी। क्या कहते हैं इसको? अनायमुड़ी। तो अनायमुड़ी क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है? अनायमुड़ी इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की हाईएस्ट पीक, सदर्न इंडिया की अगर कहा जाए तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि आपके यहां पर स्थित होती है, तो ये केरला में स्थित है, अन्नामलाई और पल्ली पहाड़ियों के मिलन बिंदु के निकट, जो जहां पे मिलन होता है दोनों पहाड़ियों का, वहीं पर ये चोटी स्थित है। और ये जो है आपके एक तरह से जो है अन्नामलाई, अनायमुड़ी के नाम से जानी जाती है। तो अनायमुड़ी जो है वो अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है, और अन्नामलाई पहाड़ियां जो है आपके केरला के उत्तरी भागों में जो है आपके स्थित होती हैं, मिलती हैं। उसके अलावा अगर हम देखें ऊपरी भाग से जो ये पूरी पहाड़ी चली जा रही है इसको कहा जाता है पश्चिम घाट, वेस्टर्न घाट्स। अब घाट का अभिप्राय क्या हुआ? घाट का अभिप्राय यह होता है कि जब किसी पर्वत के एक ढाल जेंटल हो और दूसरी ढाल स्टीप हो, इधर की तरफ ढाल बहुत ज्यादा है और इधर की तरफ ढाल बहुत कम है, तो ये जो है आपके एक तरह से स्टीप स्लोप है और इधर तरफ जेंटल जो है आपके स्लोप है। तो जब खड़ी ढाल लगभग होने लगती है किसी पहाड़ी या पर्वत की, तो उसे क्या कहा जाता है? घाट। तो इसको घाट का अभिप्राय जो आपके एक तरह से समुद्र के किनारे या नदी के किनारे होता है वो घाट नहीं है। ये इसको वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स क्यों कहा गया है? खड़ी हुई ढाल की वजह से। तो इसकी पश्चिम की तरफ वाली ढाल खड़ी है और इधर की तरफ क्या है? जेंटल स्लोप है। तो ऐसे पहाड़ियां या ऐसे पर्वतों को घाट बोलते हैं, इसीलिए इसको वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। ये वेस्टर्न घाट्स है जो कि इस क्षेत्र में यहां पर पाया जाता है। अब देखिए वेस्टर्न घाट्स ये भी है, जितनी पहाड़ियां भी हम लोगों ने पढ़ी, अन्नामलाई पढ़ी, पल्ली पढ़ी, उसके नीचे जो है कार्डमम पहाड़ियां, ये सब वेस्टर्न घाट्स हैं। ये यहां से लेकर के पूरा वेस्टर्न घाट से नीचे तक, लेकिन ये मुख्य रूप से वेस्टर्न घाट्स हैं जो क्रमबद्ध है, सीरीज में है, कटी फटी नहीं है, यहां से कटी फटी है, इनका अलग अलग नाम हो गया। ये पश्चिम घाट है और ये पूर्वी घाट है।
पश्चिम और पूर्वी घाट जहां मिलती है, यहां पर एक पहाड़ी पाई जाती है। ये पहाड़ी है आपके जहां पे तमिलनाडु और कर्नाटक का सीमा होती है। तमिलनाडु कर्नाटक सीमा पर ये पाई जाती है। ये आपके पहाड़ी, इस पहाड़ी का नाम है नीलगिरी। नीलगिरी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। या अगर ये पूछा जाए कि पश्चिम घाट और पूर्वी घाट का मिलन कहां होता है, तो वो नीलगिरी पहाड़ियों पर होता है। नीलगिरी पहाड़ियों पर आके मिलती है। तो नीलगिरी पहाड़ियों को की विशेषता क्या है? पश्चिम और पूर्वी घाट को मिला रही है, जिसकी वजह से नीलगिरी पहाड़ियों को एक और नाम दिया गया, नीलगिरी गांठ, नीलगिरी नॉट। तो गांठ को क्या कहते हैं? नॉट कहते हैं। तो इसका मतलब पश्चिम घाट और पूर्वी घाट की आके गांठ बन रही है यहां पे। तो ये गांठ बन रही है नीलगिरी पर, इसीलिए इसको नीलगिरी गांठ कहते हैं। इसको नीलगिरी क्यों कहते हैं? नील और गिरी, नील मतलब नीला, ब्लू, और गिरी मतलब होता है पहाड़ियां। तो गिरी पर्वत और पहाड़ी के लिए यूज किया जाता है। तो इसको ऐसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लू हिल्स, नीली पहाड़ियां। तो नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? ये पहाड़ियां जो है आपके बर्फ से ढकी रहती हैं, और बर्फ से ढकी होती हैं, और खास तौर से जब जो है आपके सर्दियों का मौसम होता है तो नीचे तक बर्फ आ जाती है, और उसी सर्दियों में नीले शैवाल पाए जाते हैं, ब्लू एल्गी। जिस तरह के ग्रीन एल्गी होते हैं, तो ग्रीन कलर जो है अपने आप कलर बदल देता है और ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लू एल्गी इसके आसपास के क्षेत्र में खूब पाई जाती है। तो सूर्य का जब प्रकाश होता है, ब्लू एल्गी से होकर के हिम में अंदर प्रवेश करता है, तो अपवर्तन की प्रक्रिया आपने पढ़ा होगा, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं। रिफ्लेक्शन तो, परावर्तन तो जो है आपके रिफ्लेक्ट करके चला जाना होता है। रिफ्रैक्शन जो आपने पढ़ा होगा कि जब कोई भी प्रकाश जो है, लाइट जो है किसी भी माध्यम में एंटर करती है तो अपने मार्ग को बदल लेती है, इसका मतलब माध्यम बदल जाता है। तो जब प्रकाश शैवाल से होता हुआ बर्फ के अंदर चला जाता है, तो ये जो प्रक्रिया होती है, ये परावर्तन की प्रक्रिया होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। और ड्यू टू रिफ्रैक्शन पूरे हिम का रंग नीला हो जाता है। तो ये पहाड़ी दूर से बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है। खूबसूरत इस तरह से कि दूर से खड़े होकर के अगर आप देखेंगे, कई 100 किलोमीटर दूर से दिखाई पड़ती है ये। जब ये पहाड़ी देखते हैं आप, तो आसपास की पहाड़ियां सफेद बर्फ से ढकी हैं, ये पूरी नीले रंग की अलग से खड़ी हुई पहाड़ी होती है। तो ये नीली पहाड़ियां होती हैं, जिसको ब्लू हिल्स के नाम से जाना जाता है, नीलगिरी जिनको कहते हैं। तो ये नीलगिरी है जो कि इस क्षेत्र में यहां पर पाई जाती है, इसको ब्लू हिल्स कहते हैं। और इन्हीं पहाड़ियों की ढालों पर, यहीं पे अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक बहुत ही जो है खूबसूरत जो है आपके ये कह सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा दक्षिण भारत का सबसे ज्यादा जो है आपके एक तरह से कहा जाए कि बिजिएस्ट जो है आपके एक तरह से ये टूरिस्ट सेंटर होता है। इस टूरिस्ट सेंटर का नाम होता है ऊटी। तो ऊटी जो टूरिस्ट सेंटर है वो कहाँ है? ये इसी नीलगिरी पहाड़ियों की ढालों पर है। तो नीलगिरी पहाड़ियों की ढालों पर ऊटी जो है आपके सेंटर जो है आपके स्थित है, जो कि यहां पर पाया जाता है। तो इस तरह से अगर कहें तो कार्डोमम पहाड़ियां, अन्नामलाई पहाड़ियां, फिर जो है पल्ली पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां, सब वेस्टर्न घाट्स की शाखा हैं। ये वेस्टर्न घाट्स होते हैं। तो वेस्टर्न घाट होता है जो कि क्षेत्र में पाया जाता है। और खास तौर से गुजरात के जो यहाँ पर ताप्ती नदी है उसके दक्षिण से शुरू होता है ये। तो गुजरात से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गोवा, गोवा से कर्नाटक, कर्नाटक से केरला, पूरा जो है आपके ये राज्यों से होकर के जाता है ये पहाड़ियां। और ये पहाड़ी जो आपके जा रही है, तो ये गुजरात से लेकर के यहां तक की पहाड़ियां जो होती है नीलगिरी तक की, इन्हें एक विशेषकर नाम भी दिया गया है, इनको सिहादरी पहाड़ियां भी कहते हैं। तो पूरे ये पूरा वेस्टर्न घाट्स है, लेकिन वो पहाड़ियां जो कि गुजरात से लेकर के नीलगिरी तक पाई जाती हैं, तो वेस्टर्न घाट्स का पूछा जाता है कि दूसरा नाम क्या है? तो वेस्टर्न घाट्स का दूसरा नाम सिहादरी पहाड़ियां है। तो इसको सिहादरी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। और इसी में जो सिहादरी पहाड़ियां होती है, इनको अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें वेस्टर्न घाट्स की जो है आपके पूछा जाता है कि सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वेस्टर्न घाट की सर्वोच्च चोटी भी यही है, नायमुड़ी। तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी जो है वही पश्चिम घाट की भी सर्वोच्च चोटी है। और एक पल्ली पहाड़ी है यहां पर, उसी पर एक और चोटी यहां पर पाई जाती है तमिलनाडु में, तमिलनाडु के क्षेत्र में पल्ली पहाड़ियों पर। इसको क्या कहा जाता है?
दोदा बेट्टा, दोदा बेट्टा के नाम से जाना जाता है। तो दोदा बेट्टा जो है ये दूसरी ऊंची चोटी है जो है आपके इस अनायमुड़ी के बाद। तो अनायमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, उसके बाद दोदा बेट्टा है जो कि आपके यहां पर पाई जाती है इस पल्ली पहाड़ियों की ढालों पर। इसी पल्ली पहाड़ी के ढालों पर जो है आपके एक तरह से काफी वृक्ष लगे हुए हैं, और ये वृक्ष जो होते हैं, ये वन जो होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये आपके शोला वन कहलाते हैं। ये शोला जो है वहां पर जो है आपके पेड़ है एक, तो उस पेड़ का नाम है बम्बाडी शोला। बम्बाडी शोला के नाम से पूरे पर्वत है, वृक्ष है सॉरी। तो ये वृक्ष बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको शोला वन भी कहते हैं। तो शोला वन, ये क्वेश्चन कब आया था, ये आया था आपके शोला वन कहां पाए जाते हैं, और ये आया था सिविल में। तो शोला वन के नाम से ढूंढ रहा है आदमी, नहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा, चाहे जितनी जगह ढूंढ लीजिए। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर जानेंगे तो अपने आप क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। तो सिविल का क्वेश्चन इसी तरह का बनता है कि जहां पर आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना होता है। तो बम्बाडी शोला नामक वृक्षों के अधिकता होने की वजह से उस पूरे रीजन में पाए जाने वाले वनों को शोला वन कह दिया गया है। तो इसी वजह से शोला वन के नाम से जाना जाता है। तो शोला वन अगर कहा जाएगा, ये पल्ली पहाड़ियों की ढालों पर ही आपके स्थित होता है। अब वेस्टर्न घाट्स को अगर हम लोग देखें तो वेस्टर्न घाट्स में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि इस क्षेत्र में यहां पे पाई जाती हैं। क्या प्रमुख चीजें हैं? पहली चीज तो यहां पर 3 प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। थोड़ा सा हमें पीछे आना पड़ेगा, दर्रा अभी हम लोग ने पढ़ा था। ये देखिए, ये है थाल घाट, ये है भोर घाट, ये है पाल घाट। ये दर्रा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वेस्टर्न घाट्स को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने के लिए बनाया गया है। वेस्टर्न घाट के वेस्ट पोर्शन से ईस्टर्न पोर्शन की तरफ जाने के लिए बनाया गया है। कैसे कनेक्ट होता है? अब जो थाल घाट दर्रा है, ये क्या करता है, मुंबई को कोलकाता से या उत्तर भारत के किसी भी जगह से, दिल्ली से, कहीं से भी, उत्तर प्रदेश से, कहीं से भी कह सकते हैं। तो थाल घाट जो है ये आपके कोलकाता को मुंबई से जोड़ता है। भोर घाट दर्रा जो है ये पुणे होते हुए वाया पूना चेन्नई से जोड़ता है मुंबई को। और पाल घाट दर्रा जो है ये केरल के कोचीन को तमिलनाडु के चेन्नई से जोड़ता है। तो ये आपके एक तरह से ये पूरे जो है आपके पूरा हाईवे बने हुए हैं। तो ये इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। तो थार घाट दर्रा क्या है, मुंबई को किससे जोड़ रहा है, कोलकाता से। कोलकाता के मतलब दिल्ली से भी, उत्तर प्रदेश से भी, उत्तर भारत के किसी भी स्थान से। तो मुंबई को कोलकाता से जोड़ता है थाल घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा क्या कर रहा है, भोर घाट दर्रा मुंबई को वाया पूना जो है आपके चेन्नई से जोड़ता है। और पाल घाट दर्रा जो होता है वो केरल के कोचीन को तमिलनाडु के चेन्नई से जोड़ता है। तो ये आपके थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। तो ये क्वेश्चन किस में आया था, ये भी सिविल में पूछा गया था कि थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रे कहां स्थित हैं। ये पीसीएस में पूछा गया था, सिंपल क्वेश्चन। जबकि कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है, थाल घाट दर्रा किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, भोर घाट दर्रा किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, पाल घाट दर्रा किसको किसको कनेक्ट कर रहा है। तो इसको जो है आपके एक तरह से जो है सिविल में पूछा गया प्रश्न था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है। तो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये तीनों दर्रे पश्चिम जो है आपके वेस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं और ये वेस्टर्न घाट्स में स्थित हैं। तो वेस्टर्न घाट का जो क्षेत्र होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो है आपके सारी वेस्टर्न क्षेत्र में पाई जाने वाली सारी पहाड़ियां होती हैं जो कि इस क्षेत्र में यहाँ पर स्थित होती हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो वेस्टर्न घाट्स का जो मेन जो आपके एक तरह से पहाड़ियां हैं, तो उसमें सारी पहाड़ियां आ जाएंगी जो हम लोग ने पढ़ा। इसमें जो है आपके एक तरह से जो है कार्डोमम पहाड़ी आ गई, फिर जो है आपकी इलायची पहाड़ी जिसको कहा जाता है कार्डोमम पहाड़ी, फिर अन्नामलाई पहाड़ी आ गई, फिर पल्ली पहाड़ी आ गई, नीलगिरी है। नीलगिरी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये पूरी जो पहाड़ियां हैं वेस्टर्न घाट्स की, इनको सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये कंप्लीट जो है आपके इसको वेस्टर्न घाट कहते हैं। और इस वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी
जो है आपके अनायमुड़ी है, जो कि जो है आपके अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है, जो दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी वही वेस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि पूछा जाता है कि पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, अनायमुड़ी। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी पूछा जाएगा तो भी उसका आंसर क्या हो जाएगा, अनायमुड़ी।